वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, यानी ऑडिटिंग प्रोग्राम। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑडिट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ पर लागू होती हैं। आज ऑडिट कार्यक्रम में देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है, कार्यक्रम में क्या क्या शामिल हैं, कार्यपत्र यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परीक्षण जांच क्या होती हैं, नैतिक के जांच क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? अंकेक्षण कार्यक्रम यानी ऑडिटिंग प्रोग्राम। ऑडिटिंग प्रोग्राम का मतलब ये होगा कि आप किसी भी संस्था या व्यवसाय का अगर ऑडिट निरीक्षण अंकेक्षण कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे, किस प्रकार से उस ऑडिट कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे, ये सारी प्रोसेस इस प्रक्रिया में है। यही क्या है? अंकेक्षण कार्यक्रम। तो अपन इसको 3 चरणों में देखते हैं। 3 चरण में फर्स्ट क्या होगी अंकेक्षण कार्यक्रम में? अंकेक्षक की नियुक्ति यानी ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि उस कार्य को करने से पहले सबसे पहले उस कार्य को कौन करेगा उसकी नियुक्ति अपन करेंगे, जो कि होता है या तो सीए होता है या फिर नियुक्ति अधिकारी जो होता है, जो फाइनल करता है वो अंकेक्षक होता है। उसके बाद जो कार्यक्रम होते हैं अंकेक्षण कार्य में, ये सारी प्रोसेस आ गई यहाँ की, यानी कार्यपत्र आ गया, परीक्षण जांच आ गई, नैतिक की जांच आ गई। ये सारी चीज़ अपन कार्यक्रम में देखेंगे। और लास्ट का जो चरण है अंकेक्षण कार्यक्रम का, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी नियुक्ति अपॉइंट होगा और अंकेक्षण वो पूरा कार्यक्रम करेगा, जो अपन घटनाक्रम आगे देखेंगे क्या क्या होता है अंकेक्षण कार्यक्रम में। और उसके बाद जब अंकेक्षण कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद वो एक रिपोर्ट जारी करेगा, जो नियुक्ति डिपार्टमेंट को करेगा, या अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वो सेंट्रल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जारी करेगा। डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अंकेक्षण कार्यक्रम का अर्थ अंकेक्षण प्रक्रिया को अपनाने की क्रमबद्ध योजना से है। अन्य शब्दों में ये पूर्व निर्धारित लिखित योजना है जिसके अंतर्गत अंकेक्षण जांच कार्य पूर्ण रूपरेखा दी होती है, जिसमें स्वयं अंकेक्षक को ये विश्वास हो जाता है कि अंकेक्षण मानकों को ध्यान में रखा है और उसके जांच कार्य का कोई भी भाग नहीं छूटा है। अन्य परिभाषा के रूप में देखते हैं। ऑर्थर डब्ल्यू होम्स के अनुसार है कि एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया है। यही क्या होगा? अंकेक्षण कार्यक्रम है। यानी जो जांच है वो एक योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? अंकेक्षण कार्यक्रम। होवार्ड स्टेटलर के अनुसार, यानी नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने की पालना की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा निर्धारण करना ही क्या होता है? अंकेक्षण कार्यक्रम। डेफिनेशन देख लिया आपने, इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं जिसमें आराम से अपन समझ सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है। फर्स्ट है अंकेक्षक द्वारा बनाई एक लिखित योजना है, यानी कि एक योजना होती है किस प्रकार आपको पूरी एक्टिविटीज़ करनी है, यानी लिखित योजनाएं, न कि मौखिक। इसमें अंकेक्षक यानी ऑडिटर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का विवरण होता है, यानी अंकेक्षण जो नियुक्त किया जाएगा उसमें क्या कार्य किए करने होंगे उसको, वो चीज़ भी अपन इसमें मेंशन होगी। अंकेक्षण के स्टाफ का कार्य का विभाजन दर्शाया जाता है। इसमें अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से स्टाफ को कौन कौन से कार्य करने होते हैं वो कार्य भी इसमें कार्यक्रम में शो किए जाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए बंटित समय विवरण यानी टाइम भी फिक्स कर दिया जाता है कि आपने 30 दिन में ऑडिट तैयार करनी है, ऑडिट रिपोर्ट, या फिर 1 वर्ष में तैयार करनी, या 6 महीने में तैयार, यानी कार्यक्रम पहले टाइम फिक्स कर दिया जाता है। इसमें कहा तो कि जांच एवं पद्धति अंकेक्षण प्रक्रिया का विवरण भी दिया जाता है, यानी जो अंकेक्षण कार्यक्रम होता है इसमें कौन से मेथड्स अपनाएंगे ऑडिट के, वो भी अपन को पहले फाइनल कर दिए जाएंगे कार्यक्रम में। प्रत्येक नियोक्ता के कर्मचारी द्वारा अपने भाग पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी नियोक्ता जो होता है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, वो कर्मचारी द्वारा अपने भाग पर के हस्ताक्षर किए जाते हैं, यानी जो अपना जो कार्य है जो कर्मचारी को दिया गया है वो अपने जिम्मेदारी लेता है और सिग्नेचर करता है। ये अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाने की क्रमबद्ध योजना है, यानी स्टेप बाय स्टेप योजना अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपॉइंट कर दिया और डायरेक्ट रिपोर्ट बना के दे दी, ऐसा नहीं। पहले अपॉइंट करेंगे, उसके सारे योजनाबद्ध तरीके से ऑडिट प्रोग्राम निष्पादित होता है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होता है, 1 बाय स्टेप टू स्टेप योजनाबद्ध जांच प्रक्रिया है।
इसका उद्देश्य और देख लेते हैं। वो तृतीय विशेषता ये है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य निर्धारित अवधि में अंकेक्षण कार्य को समाप्त करने के लिए सुचारू रूप से संचालन करना है। मुख्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए सहायक अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यानी सबसे पहले फर्स्ट होते हैं नियोक्ता, यानी कि जो स्वामी होगा, और ग्राहक की लेखा प्रणाली की जानकारी। उसके बाद एक ग्राहकों की आंतरिक नियंत्रण प्राविधियाँ, इंटरनल कंट्रोल टेक्निक का पता लगाना। ये निर्धारित करना है कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। और फोर्थ है अंकेक्षण के दौरान जिन प्राविधियों को अपनाता है वो प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करना, और संपूर्ण कार्यों में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना। ये आपके ऑडिट कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं। अब आप उद्देश्य फाइनल होने के बाद ऑडिट कार्यक्रम जो अपन ने देखा था स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। तो स्टेप जो क्रमबद्ध तरीका है वो इस प्रकार है। प्रारंभ करने की प्रक्रिया, सबसे पहले तो आपके पास 6 प्रकार की स्टेप आपको अपनानी होगी। उसमें अपन अंकेक्षण कार्यक्रम को फाइनल रूप से रिपोर्ट तैयार करके देंगे। सबसे पहले अपन काम करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी। यानी किसी भी संस्था का अगर अपन ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पूर्व की क्या तैयारी होती है वो तैयारी होगी। उसके बाद कार्यक्रम की रचना, यानी जो अपन ने देखा था कार्यक्रम तैयार होता है वो अपन इसमें बना लेंगे, क्या क्या किस प्रकार से ऑडिट प्रोग्राम करना है। उसके बाद अंकेक्षण कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं किसके अनुसार, योजना बनाने के अनुसार। यानी ये तरह से दोनों पॉइंट एक तरह से योजना बनाने से संबंधित है। उसके बाद प्रारंभ करने के बाद कार्य प्रणाली, किस प्रकार उसको कार्य को संचालित किया जाएगा। उसके बाद अंकेक्षण कार्यपत्र, यानी कौन कौन सी रिपोर्ट बनानी होगी, और नोटबुक, कौन कौन सी आपको नोटबुक तैयार करनी होगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट अंकेक्षण प्रारंभ करने की पूर्व तैयारी क्या होगी। अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने का प्रथम कदम है अंकेक्षण कई प्रारंभिक बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है। यदि अंकेक्षण के लिए प्रथम अंकेक्षण नहीं है तो पहले अंकेक्षण कार्यक्रम पत्रों का अध्ययन कर कार्य योजना बना लेना चाहिए। किंतु यदि उसे किसी संस्था का नया अंकेक्षण प्रारंभ करना है तो उसे निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर पहले से किसी ने अंकेक्षण कर रखा है तो उसकी रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। अगर इंटरनल अगर ऑडिट हो रखी है तो उसकी रिपोर्ट ले लो। अगर नहीं है तो आप निम्न उद्देश्य से निम्न जानकारी प्राप्त करनी होगी कि अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है, यानी ऑडिट आप किस उद्देश्य से करना चाहते हो। अंकेक्षण को पता लगाना चाहिए कि नियोक्ता अंकेक्षण क्यों करा रहा है। वैधानिक अंकेक्षण मुख्य उद्देश्य से वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है, वे सही हैं, उचित हैं, स्थिति को प्रकट करता है नहीं है। यानी कि आप उस उद्देश्य को जानना है, वैधानिक अंकेक्षण या नॉर्मल अंकेक्षण, उसके अनुसार आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद कार्यक्षेत्र का निर्धारण, यानी उसका एरिया कितना बड़ा है, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, किस किस प्रकार की ऑडिट करनी होगी, गवर्नमेंट है या निजी है, इसका कार्य सूत्र एक लिखित समझौते के अनुसार पहले तैयार कर लेना चाहिए। व्यवसाय संस्था में विषय में जानकारी, यानी जिस संस्था का आप ऑडिट कार्यक्रम तैयार कर रहे हो तो उस संस्था की पूरी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। जिस संस्था से, जैसे एजुकेशन से संबंधित है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए, मेडिकल से संबंधित है, अब जब मेडिकल की ऑडिट होगी तो दवाई गोलियों की ऑडिट होगी, एजुकेशन से होगी तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ऑडिट होगी। अगर इसके अलावा और चीज़ों की ऑडिट होती है, जैसे किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन से संबंधित होगी तो प्रोडक्शन किस प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है उससे संबंधित ऑडिट होगी, तो उन संबंधित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और उनसे पुस्तकालय लेखांकन संबंधी पुस्तकों, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। अंकेक्षण की अवधि, यानी कितनी अवधि तक वो कार्य किया जाएगा, ये आपको पहले फिक्स कर लेना चाहिए। जैसे एक वर्ष में आपको ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है तो ऑडिट कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। 6 महीने हैं तो 6 महीने के हिसाब से करवाना चाहिए। उसके बाद अंकेक्षण के प्रकार, यानी अंकेक्षण कौन से प्रकार का होगा। जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था अंकेक्षण 6 प्रकार के होते थे, जैसे सावधि हो गया, फाइनल हो गया, अंतरिम हो गया, ये अलग अलग अंकेक्षण तो आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। जैसे सामयिक हो गया, चालू हो गया, कौन से प्रकार का अंकेक्षण आप करवाना चाहते हो तो वो रिपोर्ट में कार्यक्रम में पहले शो हो जाता है।
अंकेक्षण में परिवर्तन। अब इसमें जैसे ऑडिट प्रोग्राम बीच में चल रहे हैं तो क्या बीच में भी ऑडिट प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है, तो इस ऑडिट प्रोग्राम में ये चीज़ भी अपन को मेंशन कर लेनी चाहिए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करना, यानी जो अंकेक्षण कार्यक्रम में जो स्टाफ लगाया जाएगा सीए के साथ या ऑडिट टीम के साथ, उसे एक नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। पारिश्रमिक, और उस ऑडिट प्रोग्राम से स्टार्ट करने से पूर्व आपको आपका क्या पारिश्रमिक पैसा मिलेगा, इसकी भी आप लिखित में नियोक्ता से बात कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अंकेक्षण कार्यक्रम स्टार्ट करने से पूर्व फाइनल कर लेना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट की बात करेंगे अपन, अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना, यानी अंकेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व जो तैयारी की है उसके बाद अंकेक्षण क्या कार्यक्रम आप तैयार करेंगे। अंकेक्षण संस्था द्वारा संस्था के बारे में विभिन्न बातों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, यानी आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली, ऑडिट किस प्रकार का होना चाहिए, कितनी अवधि का होनी चाहिए, कितने कौन सी प्रकार की ऑडिट होनी चाहिए, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना की जाती है, जिसको हम ऐसा करते समय उसे चाहिए कि अपने स्टॉक की रुचि, ज्ञान, योग्यता, स्टाफ की रुचि, यानी कौन कौन से किस प्रकार का स्टाफ है जो एक्सपर्ट है या रुचि रखता है, ज्ञान, योग्यता, अनुभव, अन्य बातों को ध्यान में रखकर आवंटित करें ताकि स्टाफ अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से ठहराया जा सके। रचना का मतलब है अंकेक्षण कार्यक्रम स्टार्ट होने के बाद जो आप कार्य डिवाइड करेंगे, जब फाइनल हो गया तो स्टाफ की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। जैसे अकाउंट्स वालों को अकाउंट्स का काम देना चाहिए, मैनेजमेंट वालों को मैनेजमेंट का काम देना चाहिए, स्टोर से संबंधित काम को स्टोर प्रभारी को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स वाले को स्टोर का काम दे दिया तो अपनी दिक्कत हो जाएगी। तो उस व्यक्तिगत जिस पर्टिकुलर उस व्यक्ति का कार्य है उसी को वही कार्य दिया जाना चाहिए ताकि फाइनल व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सके। यानी अगर वो काम सही से नहीं करता है तो वो व्यक्ति जो कार्य उसको दिया गया उसको अपन पर्टिकुलर रूप से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ। जब रचना भी तैयार होगी, पूर्व तैयारी कर ली तो स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना तैयार करने के पश्चात अंकेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। तो क्या क्या कदम उठाना चाहिए? नियोक्ता को निर्देश। सबसे पहले तो नियोक्ता को क्या क्या निर्देश देने पड़ेंगे? जो अंकेक्षक होगा, ऑडिटर होगा, अंकेक्षण कार्य से संबंधित निम्न कार्यों को लिए अंकेक्षण के प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों का योग कर लिया जाए। यानी कि प्रारंभिक लेकर यानी क्रय बही, विक्रय बही, जर्नल, इन चीज़ों का टोटल करेंगे और खाता बही का भी समस्त योग करेंगे, टोटल निकाला जाएगा। फिर वाउचर देखेंगे, जो एंट्रियां होती हैं किसको आधार मान के एंट्रियां की गई है। उसके बाद तलपट और अंतिम खाते तैयार किए जाएंगे। उसके बाद समस्त डेटर्स और क्रेडिटर्स की सूचियाँ बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट की लिस्ट तैयार कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की सूची बना लेंगे। एडजस्टमेंट करने हैं जो कर रखा है वो सूचियाँ तैयार कर लेंगे। व्यापार में फिक्स असेट्स हैं तो उसकी सूची बनाई जाएगी और उनके लागत मूल्य, बाजार मूल्य, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी और उसमें से क्या डेप्रिसिएशन कम किया जाएगा। कंसिडेंसी लाइबिलिटी यानी संदिग्ध जो दायित्व होते हैं, कंसिडेंसी लाइबिलिटी होती हैं, उनको भी आप चेक करोगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी स्थगित आयगत व्यय और रोकड़ से संबंधित सारी जानकारी अपन चेक करेंगे। ये है कि प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए। आपने स्टाफ भी लगा दिया, पूर्व योजना तैयार कर ली, जब अंकेक्षण कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो ये सारे प्रारंभ लेके तलपट वगैरह ये सारी केस बुक वगैरह तैयार कर लेंगे। ये नियोक्ता को निर्देश किए जाएंगे। अब अगले उसके बाद नियोक्ता के बाद अंकेक्षण के क्या कर्तव्य हैं वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे।